बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माह रमज़ान के महीने रहमतों और बरकतों के महीने में रोज़ाना हम इफ्तार करवाते हैं आपको पाकिस्तान की अहम शख्सियत के साथ। उसके साथ साथ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे हम बात भी करते हैं और उसके साथ साथ उन तमाम शख्सियत के बारे में हम ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। माह रमज़ान के महीना जहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से इशूज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस का पाकिस्तान के इस वक्त माह रमज़ान के महीने में भी सामना है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है। पंजाब में लोग सरापा एहतजाज है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त इल्ज़ाम तराशी की सियासत भी चल पड़ी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त बड़ी सियासी जो है इल्ज़ाम तराशी जो है शुरू हो चुकी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में अहम इशूज़ जो अभी भी आपके और हमारे सामने हैं उस पर हमारे जो अहम सियासतदान हैं बात करते हुए नज़र नहीं आते। आज ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा जिसका ताल्लुक सूबा सिंध शहर कराची से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के रहनुमा हैं और उसके साथ साथ सिंध की सियासी सूरत हाल में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाबडा से और उनसे ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जान सकेंगे। आए मेरे साथ। जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब कि आपने टाइम निकाला और यकीनन ही एक दफ़ा और हमारी जानिब से आपको उम्रे की शहादत हासिल करने पे मुबारकबाद और माह रमज़ान की मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब सबसे पहले तो ये है तय है कि आप सियासी शख्सियत हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इशूज़ तो हैं, पर पहले हम जान सकेंगे कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि माह रमज़ान का महीना रहमतों का और बरकतों का महीना, सबसे पहले आपने रोज़ा जो है किस उम्र में पहला रोज़ा? तो भाई मेरे एग्जैक्ट उम्र तो याद नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे घर में रोज़े की और नमाज की बड़ी सख्ती है। अच्छा। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी क्लास होगी जिससे रोज़े रखने शुरू हुए। अच्छा। और उसका फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक छोड़ा तो नहीं। अच्छा, 5वीं या 6ठी क्लास में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप 6ठी कर लें। अच्छा जी। अच्छा तो फैसल ये बताइएगा कि माह रमज़ान का महीना और रोज़ों का महीना, तो पहला रोज़ा जो रखा था कुछ याद है कि उस वक्त आपने सबसे पहले रोज़ा जो रखा तो आपकी फैमिली, वालदा, वालिद, भाई, भाभी, बच्चे घर में जैसे होते हैं, तो क्या फीलिंग थी कि उस वक्त आपकी? एक दफ़ा तो उस टाइम पे खैर मैं बड़ा नोटी होता था। हाँ और फिर इकलौता बेटा था तो नेचुरली खुशी डबल ट्रिपल ही होगी। याद तो मुझे कुछ थी, ये ज़रूर मुझे याद है कि मुझे तोहफ़े तोहफ़ बहुत सारे मिले थे। अच्छा अच्छा। तो वो एक्साइटिंग एज होती है और उतना ही याद है कोई गिफ्ट मिले थे। बाकी तो डिटेल्स कोई अभी तक वो ऐसा डिटेल्स रिकॉल नहीं कर सकता मैं। अच्छा, तो कुछ याद है कि पहले रोज़े पे आपने कुछ फरमाइश की हो कि आज आप मेरा पहला रोज़ा है कि यही खाऊंगा और यही डिश बननी चाहिए? अगर खाने के मामले में थोड़ा सा चूजी हूँ। अच्छा। तो वो वैसे भी अगर ना हो रोज़ा हो और आम दिन भी हो तो फरमाइश मेरी चलती रहती है घर के अच्छा अंदर। अच्छा, चलती रहती है। चलती तो क्या खाने में क्या पसंद है? अगर बाहर ट्रैवल करा तो जापानीज, वरना पाकिस्तानी खाने से अच्छा कोई रिप्लेसमेंट कोई है नहीं। अच्छा अच्छा, एवरीथिंग ये जो भी मिल जाए वो, यानी कि कोई खास पसंद नहीं है सहरी और इफ्तार पे? नहीं नहीं नहीं, नॉट इन पर्टिकुलर। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा फैसल ये तो है तय कि ये तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी थी, तो रोज़ा कैसे खोलना पसंद करते हैं? कहीं पे अकेले भी या फिर दोस्तों से या फैमिली में वो कोशिश करते हैं कि फैमिली को टाइम दूँ? अब तो वैसे मैं रोज़ा प्रेफर करता हूँ कि फैमिली के साथ खोलूँ, लेकिन आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई, कारोबारी एक्टिविटीज़ तो हैं ही। तो मेरा ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे भाई या अफ्तारी होती है या ऑल्टरनेट डे मेरे घर पे अफ्तार का प्रोग्राम होता है। सही। दोस्त हैं, आप जैसे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बैंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो कोई ना कोई एक्टिविटी चलती है। तो अफ्तारी ऑनवर्ड सहरी तक फिर महफिल चलती ही रहती है, सही। राउंड द क्लॉक चलती रहती है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं फैमिली के साथ एटलीस्ट अफ्तारी करूँ। मैं अफ्तारी बहुत लाइट करता हूँ। रमज़ान एक मेरे लिए वाहिद महीना है जो वेट कंट्रोल और कर्टेल करने का महीना होता है। ना मैं ज़्यादा फ्राइड पे एम्फसाइज करता हूँ, तो मैं बड़ा बैलेंस अफ्तारी को बहुत बैलेंस रखना चाहता हूँ। अच्छा, वो होना चाहिए। अच्छा कुछ सियासी सूरत हाल पे भी नज़र डालते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और का अहम रोल है इस वक्त सियासत में। अगर देखा जाए तो बहुत से नौजवान समेत और अब वो लोग जो चाहते हैं कि चेंज आए पाकिस्तान में, उनकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक उस नारे में, उस फ़लसफ़े पे अमल करते हुए कामयाबी हासिल कर चुकी है जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के आम इश्यूज़ हैं? मेरे ख्याल से आता है वाहिद पीटीआई एक पार्टी है जो अभी ग्रास रूट लेवल पे या यंगस्टर्स की जो पार्टी कहलाई जा रही है, जो अंडर द लीडरशिप ऑफ खान साहब चल रही है। और बाकी तो आप मुझे कोई पार्टी दें, पीपल्स पार्टी को अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी की, तो परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, लीडरशिप भी आपके सामने है। पीएमएलएन के लिए तो अब आपके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है, जो 2-4 दिन से उन्होंने जो हरकतें और घटिया और छोटेपन की हरकत मुजाहरा किया है। सियासत आप सियासत को सियासत की तरह लेके चले। मतलब मैं तो इस चीज़ में शायद थोड़ी बहुत इतनी बुराइयों के बावजूद पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा क्रेडिट इस चीज़ का दूंगा कि उन्होंने एटलीस्ट गरीब आदमी की बसात पे लात नहीं मारी। इनकी इस मतलब पॉलिटिकल अरीना के अंदर हार की डर से या खान साहब की परफॉर्मेंस की डर से या खौफ से आप इतना गिर सकते हैं कि आप एक ऐसे पाक इदारे को जिसमें खान साहब या मेरा इलाज नहीं हो रहा, जहाँ पे गरीब आदमी का इलाज हो रहा है, अगर आप उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दें और उधर आने वाली एक इनकम, मैं कहता हूँ 1 रुपया अव्वल तो आप 4 दिन का ग्राफ अगर देखें, कुदरत का निज़ाम देखें कि शौकत खानम का 4 दिन में ग्राफ और बड़ा है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इसकी डायनामिक्स को देखें, एक आदमी अगर 1 रुपया भी इस इंस्टीट्यूट के लिए कम कर दे या क्या मैं परसों दूंगा, तो उसको सफ़र उस गरीब आदमी को करना है जिसको रोटी खाना पीना ये आवाम ये सरकार नहीं दे पा रही है, उसको ये अस्पताल फ्री में दे रहा है। आप अपनी पॉलिटिक्स में उस गरीब आदमी के पेट पे भी लात मारने को तैयार हो गए। ये मेरे ख्याल से बिलो द बेल्ट। थोड़े ज़ाती ज़िंदगी पे भी आते हैं तो सियासी सवालात के साथ साथ फिर लाजमी जब इफ्तार पे जाएंगे तो सियासी सवालात बहुत हैं जो सामने रखेंगे। आपने अभी उम्रे की सआदत हासिल की और उस जगह पे गए जिसके लिए हर पाकिस्तान समेत दुनिया में बसने वाला मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो खाना काबा का दीदार करे, ज़ियारत करे और मस्जिद नबी और मदीना का सफ़र करे। ये हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है। तो इतनी जवान उम्र में आप जब गए तो क्या महसूस हुआ? पहली दफ़ा जब आप पहुँचे तो क्या कैफियत थी आपकी? तो भाई अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह इज़ बीन वेरी वेरी काइंड कि मेरा एक तो परवरदिगार की रहमत से ये पहला उम्र में 18 साल से उम्र कर रहा और 18 साल में 2 दफ़ा अल्लाह ताला मुझे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलवाते हैं तो मैं जाता हूँ, क्योंकि इसमें आपका जाना और आपके पास पैसे होना नहीं है, इसमें बुलावा है। ठीक है जी। बहुत से अमीर जो मक्का से दूर रहते हैं वो उन्होंने तवाफ़ ही नहीं किया और वो मक्का में जा नहीं सके हैं। देखिए आसा भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सेंट हूँ, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन इस मामले में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें मेरे और मेरे घर पे अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं कि हम साल में 2 दफ़ा जाते हैं और हर साल हमारे लिए एक नया तजुर्बा होता है। और हम समझते हैं कि हमसे जब मुझसे आखिरत में सवाल किया जाएगा कि तुम्हें 2 पैसे दिए गए थे, तुम इटली फ्रांस अमेरिका गए थे, मेरे घर आए थे या नहीं आए थे, तो मेरे पास हर बार जवाब होगा कि रब्बिल आलमीन में आपके घर 2 दफ़ा आया माशाअल्लाह। और इसी तरीके से मेरे पास जितना भी स्टाफ है कंपनी के अंदर है, चाहे वो मेरा ज़ाती स्टाफ है, उनकी भी हर 2 साल के बाद उम्रा या हज क्वालिफाई करते हैं। तो मेजॉरिटी जो मेरी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं और जो मेरे घर में मेरे गनमैन्स हैं और इस टाइप के ड्राइवर्स हैं, मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उम्रा या हज की सादत से अल्लाह ताला ने उनको भी नवाजा है। तो ये खास रहमत है आप पे। और उधर की आपने कहा कि आप बहुत दफ़ा गए, पर मेरा सवाल ये था कि ये तो तय है कि ये एक बुलावा होता है और अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से उन लोगों को बुलाया जाता है जो समझते हैं कि ठीक है ये कम से कम एक इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह आपने कहा कि बहुत दफ़ा गए, क्या कैफियत थी जब मस्जिद नबी में आप पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचे? अब तो अभी देखिए, इस बार का मैं आपको एक तजुर्बा ये बता देता हूँ कि मेरी खैर से बेटी है, मैं उसको ये समझा रहा था कि इस जगह पे बैठो तो ये लगता ही नहीं कि दुनिया के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, कैफियत उस जगह पे कोई बदनसीबी आदमी होगा जो ये कहे कि उसकी कैफियत ख़राब हो सकती है। वो तो ऐसी जगह है जहाँ सुकून, अमन, खूबसूरती, हर चीज़ आप अपने महबूब के दरबार के अंदर खड़े हुए माशाअल्लाह। लेकिन आप ये देखें कि सिस्टम अल्लाह ताला ने वहाँ कैसा बनाया है
कि आप जब खड़े होते हैं अफ्तार के ऊपर तो दुनिया का कोई शख्स भूखा नहीं रह सकता। दुनिया का कोई ऐसा सामान नहीं है जो वहाँ मौजूद नहीं है। और अफ्तारी और मगरिब की नमाज के बीच में 15 मिनट का फ़र्क है। सही बात। उस 15 मिनट के अंदर कोई दुनियावी मशीन उस जगह को साफ नहीं कर सकती। सही बात है। सिर्फ आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जॉर्व अगर करें, सही बात, और देखें कि वो 10 मिनट 12 मिनट लाखों लोगों का मजमा होता है, मजमे के होते हुए दस्तरखान, फिर बीज, फिर खाना, फिर पैकेट और थैलियां नहीं साफ किया जा सकता। सही बात है। 10 मिनट में वहाँ वैसे ही होता है। और आप इतना आपका अपना घर जो कि उसके मुकाबले में एक इंच बराबर भी नहीं है, उतना साफ और खूबसूरत नहीं रह सकता जितना वो सदियों से। और अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पे बिल्डिंग बनी हुई है। सही बात है। देखिए मेरा तो कंस्ट्रक्शन का काम है। जी, जी, जी। तो मैं तो जब उसकी बिल्डिंग को बहुत गौर से देखता हूँ तो वो इतना एडवांस है कि अगले 100 साल तक भी वो बिल्डिंगों तक नहीं हम पहुंच सकते। ब्रेक पे जाना है, स्टूडियो वापस जाएंगे कराची, और वहाँ पे भी हमारे लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। और जब इफ्तार पे होंगे तो आपसे बहुत से सवाल आते हैं सियासी, वो भी करेंगे। पर यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि नाज़रीन आपको लिए चलते हैं वापस कराची स्टूडियो, और जहाँ पे हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। जब हम वापस आएंगे इफ्तार का टाइम हो चुका होगा, इफ्तार हो चुका होगा यकीनन पाकिस्तान में, और फैसल साहब से बहुत सियासी जो सवाल थे वो भी इनके सामने रखेंगे।